हाँ जी। गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, मैं उमेश शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूएस अध्ययन पर। तो साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे। चलते हैं, आज का अपना सेशन है जो कि समास है। मित्रों का मैसेज आ रहा था कि सर समास पे बनाइए अब, तो मैंने नया टॉपिक है जो कि समास लिया है। प्रत्यय हमने कंप्लीट कर लिए हैं, छंद हमने कंप्लीट कर लिए हैं, प्रत्यय है जो कि हमने पढ़ लिए हैं 2 से 3 दिन पहले, छंद हमारा पहले हो चुका है। नया टॉपिक हमने लिया है आज समास। तो सेशन शुरू करते हैं समास का। उससे पहले आपके लिए आवश्यक जानकारी, आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो कि बगल में बेल आइकन आता है उसको भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आपको उसे ढूंढने में कोई परेशानी नहीं हो। साथियों, शुरू करते हैं सेशन। आज का हमारा है जो कि समास है। 1 सेकंड के लिए, हाँ जी, समास है अपना टॉपिक। शुरू करते हैं समास। 1 मिनट हेडलाइन डाल लेते हैं हम यहाँ पे। थोड़ा छोटी करनी पड़ेगी इसको। हाँ जी, थोड़ा और नहीं बैठ रहा। अब सही है। चलो शुरू करते हैं, हेडिंग डालते हैं हमारा। ये हो गया आपका समासः। संस्कृत में है और पुल्लिंग में बनता है समास शब्द, तो हम इसका उच्चारण करेंगे समासः। समास किसे कहते हैं इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो समास की हम पहले जानते हैं व्युत्पत्ति कि व्युत्पत्ति अर्थात इसकी व्याकरणिक रचना है जो किससे बनती है। कलर, हाँ जी, तो ये बनता है आपका सम उपसर्ग, अस धातु और घय प्रत्यय। जब आप इसको उच्चारित करेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि सम दिख रहा है आप सभी को। सम उपसर्ग है, इसमें अस धातु है और घया प्रत्यय है। घया का है जो कि अशेष रहता है, और अस धातु है जो कि रखने के अर्थ में है, जो कि यूज होती है। आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको लिखा हुआ आपको किताबों में बहुत सा मिल जाएगा। अगर उसी से आपको पढ़ना होता तो आप पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए कि समास बनता कैसे है। सम उपसर्ग है जो कि इसमें आ रहा है, अस धातु है जो कि रखने के अर्थ में प्रयुक्त होती है, और घया प्रत्यय, घया का बचता है आपका अ। और 1 सेकंड के लिए दोबारा से लिख लूँगा मैं यहाँ पे। अरे हाँ जी, ये हो गया आपका सम उपसर्ग, अस धातु है, ये हमने अस लिख लिया। घया प्रत्यय का है जो कि आपका अशेष रहता है, अशेष रहता है। अब ये जो घया प्रत्यय है, इस प्रत्यय की वजह से है जो कि उपधा को दीर्घ होता है। उपधा अर्थात ये जो अस धातु है, अस धातु का जो पूर्व वाला वो है स्वर, उसको दीर्घ होता है, अर्थात ये हो जाएगा आपका आ। और ये अ है जो कि स में मिल जाएगा तो स पूर्ण हो जाएगा, अर्थात इस स की है जो कि हलंत हट जाएगी, और मैं में आ लगेगा तो ये आपका पद बनेगा समास। और पुल्लिंग में है, घय प्रत्यय जहाँ लगता है वो शब्द हमेशा, वो पद हमेशा पुल्लिंग में यूज होता है, तो हम इसका उच्चारण करेंगे समासः। ये हो गई आपकी समास की है जो कि व्युत्पत्ति अर्थात व्याकरणिक रचना समास की कैसे होती है। सम उपसर्ग पूर्वक घय अस धातु और घय प्रत्यय मिलके बनता है आपका समासः। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलते हैं आगे। हमारा आगे क्या है, जो आपकी अस धातु है वो मैंने बताया कि वो रखने के अर्थ में है जो कि यूज़ होती है। तो इसका अर्थ आप निकालेंगे तो निकल के आएगा कि 2 पदों को सम्यक रूप से एक जगह रखना या एक जगह मिलाना ही आपका समास कहलाता है। अस धातु है जो कि रखने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। सम का अर्थ है कि सम्यक रूप से 2 पदों को एक जगह मिलाना ही आपका समास कहलाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। चलते हैं आगे। समास की परिभाषा क्या है? तो समास की परिभाषा है, आप लिखिएगा इसको, या आप लिखिएगा नहीं, माफ़ कीजिएगा, आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे आपके सामने, शमसनम समासः। समासः, हाँ जी, समसनम समासः। तो इसका क्या अर्थ है? ये संस्कृत में है आपके, संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। समसनम
अर्थात संक्षेपीकरण या संक्षिप्तीकरण समास है, अर्थात समास कहलाता है। अब इसका क्या अर्थ है, जैसे कि मैंने आपके सामने पद रख दिया कि पीताम्बरः, पीताम्बरः है, और इसका हम जब विग्रह करते हैं, तोड़ते हैं इसको, तो ये निकल के आता है पीतम अम्बरम यस्य सह, अर्थात पीले हैं वस्त्र जिसके, वो है आपका पीताम्बर, अर्थात विष्णु। तो ये जो विग्रह को अर्थ, जो दूर दूर शब्द थे जो पड़े हुए थे एक दूसरे बिखरे हुए, उन पदों को है जो कि एक जगह रखना ही आपका समास कहलाता है, अर्थात उनका संक्षिप्तीकरण करना ही है जो कि आपका समास कहलाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है? अरे बोलो। इसको आप है जो कि एक दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश कीजिएगा, जिसको कि हम सभी यूज़ में लेते हैं फिलहाल। आप सभी हैं जो कि लिखते हैं फॉर यू, आप जब भी मैसेज टाइप करते हैं, मैसेज में किसी के लिए लिखते हैं, वैसे तो हमें लिखना चाहिए आपका फॉर यू, ऐसे लिखना चाहिए, लेकिन सब क्या करते हैं कि संक्षिप्तीकरण तो हमारे भाषा में ही एक तरह से यूज़ होता है, हम इसको लिखते हैं फॉर यू, तो ये भी एक तरह से है जो कि आपका समास ही है, अर्थात संक्षिप्तीकरण, ये भी संक्षिप्तीकरण है जो कि सब यूज़ में लेते हैं फिलहाल, तो एक तरह से आप इसको भी समास कह दीजिएगा। चलते हैं, दूसरी परिभाषा क्या है इसकी। अनेक विद्वान हैं जो कि दूसरी परिभाषा भी मानते हैं, और वो है अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते, अर्थात अनेक पदों का एक पद होना ही समास कहलाता है। इतनी संस्कृत तो आप समझते होंगे, आप संस्कृत से हैं या समास पढ़ रहे हैं। अनेक पदानाम मैं आपके सामने लिख देता हूँ, उससे क्या है कि आपको माइंड में क्लियरिटी रहेगी। अनेक पदानाम एक पदी भवनम, हाँ जी, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते, अर्थात अनेक पदों का एक पद होना ही समास कहलाता है। ये कैसे? जैसे मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिया कि दशाननः, दशानन किसको कहेंगे, तो उसका जो विग्रह है वो निकल के आएगा कि दश आननानि यस्य सह, 10 हैं मुख जिसके, वो है आपका दशानन। तो ये जो पद हैं अनेक हैं, इनको एक पद करना ही है जो कि समास कहलाता है। एक दूसरे एग्जाम्पल से समझिएगा, जैसे मैं आपके सामने लिखूं कि राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च राम कृष्णौ, तो ये आपका समास बनता है। रामश्च कृष्णश्च, इन दोनों को मिला के जो राम कृष्णौ पद बनता है वो समास आपका समास पद है जो कि वो बनता है। अनेक पदानाम, अब इसका अर्थ क्या निकलता है कि समास बनाने के लिए हमें जो कि है एक से अधिक पद आवश्यक है, अर्थात समास किसी भी पद में समास करने के लिए वहाँ आपको एक से अधिक पद आवश्यक होने चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं 2 पदों की, तो मैं आपके सामने लिखूं जैसे यथा शक्ति, पेंसिल यूज़ कर लेता हूं मैं, 2 पदों का मैं आपके सामने लिखूं यथा, माफ़ कीजिएगा, हाँ जी, यथा शक्ति, तो इसमें आपको दिख रहे होंगे कि यथा और शक्ति 2 पद हैं, शक्तिम अनति क्रम में, अर्थात शक्ति के अनुसार, तो वो है आपकी यथा शक्ति, तो इसमें है आपकी 2 पद। अब मैं आपके सामने 3 पदों का लिखूं तो वो निकलेगा हरिश्च हरश्च गुरुवः, अर्थात हरिहर गुरुवः। एक सेकंड के लिए, हाँ जी, तो ये हो गया आपका 3 पदों का, हरिश्च हरश्च गुरुश्च हरिहर गुरुवः। ऐसे ही हम देखेंगे तो 4 पदों का भी है जो कि आपके सामने निकल के आएगा, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः, अर्थात बहुवचन में आ जाएगा, 4 हो गए यहाँ पे, रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नः। तो ये हो गया आपका 4 पदों का। 5 पदों का भी है जो कि समास हो सकता है, और वो होगा आपका युधिष्ठिरश्च भीमश्च अर्जुनश्च नकुलश्च सहदेवश्च। तो ये निकल के आएगा युधिष्ठिर भीम अर्जुन, माफ़ कीजिएगा, युधिष्ठिर भीम अर्जुन नकुल सहदेवाः। तो ये है आपका जो कि समास करने के लिए आपको 5 पद हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, लेकिन 1 नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है अनेक पदी भवनम, अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः कथ्यते, अर्थात अनेक पदों का एक पद होना ही समास कहलाता है। यहाँ तक की बात क्लियर?
अगर आपको समझ में आ रहा है तो थम्स अप ज़रूर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी है जो कि इसे शेयर कीजिएगा। चलते हैं आगे अपन। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे, राज्ञः पुरुषः, लिख देते हैं उसे, राज्ञः पुरुषः, रू छोटा है और ये हल विसर्ग, राज्ञः पुरुषः। अब ये जो राज्ञ है वो आपका षष्ठी एक वचन है और पुरुष है आपका जो कि प्रथम विभक्ति है। षष्ठी में आप माफ़ कीजिएगा, राज्ञ में आपके षष्ठी विभक्ति है और पुरुष में आपके प्रथमा विभक्ति है। तो षष्ठी अंत पद का प्रथमांत पद का मेल होकर आपका षष्ठी तत्पुरुष है जो कि समास बनता है। अर्थात एक बात आपको याद रखनी है हमेशा समास में कि जो कि पद में पूर्व विभक्ति होती है उसको हमेशा लोप कर दिया जाता है। अर्थात जो पहले जो विभक्ति लगी होती है उसका हमेशा लोप होता है समास में, और बाद में है जो कि प्रथमा विभक्ति उसमें लग जाती है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? जैसे राज्ञ है, इसमें आपकी षष्ठी विभक्ति हो रही है और पुरुष में है जो कि प्रथमा विभक्ति हो रही है। जब इनका समास बनेगा तो आपका बनेगा राज पुरुष, और यह आपका बनेगा एक वचन में, और एक वचन में ही है जो कि अंत में इसके सुविभक्ति लग जाएगी। तो ये हाँ जी, तो ये आपका बनेगा राज पुरुष है। अर्थात समास में जो पहले विभक्ति लगी होती हैं पदों में उनका हमेशा लोप होता है, तभी है जो कि वो एक दूसरे के पास में आके बैठते हैं, उनका मिलाप हो पाता है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल हम समझते हैं, राम कृष्णौ रामश्च कृष्णश्च। इसको भी एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राम कृष्णौ, रामश्च कृष्णश्च। राम में भी है जो कि प्रथमा है, रामश्च कृष्णश्च। लिखिएगा मत, आप सिर्फ समझने पे ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ आपको हर किताब में लगभग यही सेम मैटर मिलता है लिखा हुआ, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। आप यहाँ पे सिर्फ माइंड को है जो कि एक जगह रख के आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने लिखा राम कृष्णौ, राम कृष्णौ अर्थात यहाँ पे है जो कि द्वितीय विभक्ति आपको नज़र आ रही है, लेकिन इनका हम अलग अलग करेंगे तो ये आपका आएगा रामश्च कृष्णश्च। अर्थात राम में है जो कि प्रथमा विभक्ति है और कृष्ण में है जो कि प्रथमा विभक्ति है। यहाँ पे राम ने अपनी प्रथमा विभक्ति को त्यागा और कृष्ण ने है जो कि अपनी प्रथमा विभक्ति को त्यागा। इन दोनों के जो पहले इसमें जो विभक्ति लगी हुई थी इसका उन्होंने त्याग किया, तभी तो है जो कि ये दोनों एक जगह आके बैठे यहाँ पे, अर्थात इन दोनों का मिलाप हुआ। अगर इन्होंने अपनी विभक्ति को नहीं त्यागा होता तो ये आपका समास इसमें नहीं हुआ होता, जो कि यहाँ पे आपके सामने शो हो रहा है, दिख रहा है। राम कृष्णौ यह द्वितीय विभक्ति इनमें हो रही है। इसके लिए समास के लिए आपको मैं बताऊं कि ये जो पूर्व पद में या पद में जो पहले विभक्ति होती है उसको त्यागना बहुत ही आवश्यक होता है, और ये नियम आप कह लीजिए या इसकी विशेषता कह लीजिए, यह आपको हमेशा याद रखनी है। और ये लगभग सभी है जो कि हैं समास, उनमें आपको काम आने वाली बात है। चलते हैं हम आगे, इसके बारे में बात करते हैं समास की आगे। यहाँ तक की बात क्लियर। अब बात करते हैं हम कि पूर्व पद प्रधान अव्यय भाव और द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः और अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समासः। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं आपके सामने सिर्फ एक माइंड में इमेज क्रिएट कर रहा हूँ कि हमें इस समास टॉपिक में है जो कि पढ़ना क्या है। आज हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ इस टॉपिक को समझ रहे हैं कि समास में हमें पढ़ना क्या है। हम पढ़ना कल से स्टार्ट करेंगे। आज मैं सिर्फ आपको समास की व्युत्पत्ति और समास के बारे में जो कि थोड़ी बहुत जानकारी बता रहा हूँ। तो मैंने आपके सामने बोला कि पूर्व पद प्रधान अव्यय भावः, उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषः, द्वंद्व जो कि उभय पदार्थ प्रधान है द्वंद्व है, और अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि समासः कथ्यते। ये मैंने आपके सामने रख दी है बातें। अब इनको सुनने के बाद में है जो कि आपके माइंड में क्लियरिटी आएगी थोड़ी कि हमें पढ़ना क्या है समास में आगे जाके, तो हम इन्हीं समासों को हैं जो कि पढ़ने वाले हैं। जैसे मैंने आपके सामने बोला कि यथाशक्ति, पंचगंगम, ये जो एग्जाम्पल हैं मैं इनको थोड़ा लिख के आपको समझा देता हूँ। मैंने आपके सामने लिखा यथा
एक सेकंड, मैंने आपके सामने लिखा यथा शक्ति, दूसरा मैंने लिखा पंच गंगम। पंचगंगम नहीं, माफ़ कीजिएगा, एक सेकंड के लिए आप इसे उपगंगम समझिएगा, पंचगंगम हम कल समझेंगे। ये मैंने आपके सामने दो एग्जाम्पल रख दिए। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो यथा है और ये जो उप है ये अव्यय है, अर्थात ये बदलते नहीं है, और शक्ति है जो कि आपका संज्ञा पद है, और गंगम है अर्थात गंगा है वो आपका संज्ञा शब्द है। तो ये जो यथा और उप, ये जो उपसर्ग है या अव्यय है आप कह लीजिए, यथा उप अव्यय है, उप है जो कि उपसर्ग है, ये भी अव्यय में ही गिने जाते हैं। इन दोनों के लगने से है जो कि ये संज्ञा शब्द भी हैं जो कि अव्यय पद बन जाते हैं। गंगा आपकी संज्ञा शब्द है, ये शक्ति आपका संज्ञा शब्द है, लेकिन यथा और उप के लगने से है जो कि ये शक्ति और गंगा भी हैं जो कि अव्यय पद में गिने जाते हैं। अर्थात ये जो मैंने आपके सामने लिखा है यथा शक्ति और उपगंगम, ये आपके अव्यय पद कहे जाते हैं या माने जाते हैं। अव्यय भाव के जो भी उदाहरण होंगे आपके वो हमेशा अव्यय पद माने जाते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है। बात करते हैं इसी के बारे में और अव्यय भाव अर्थात मैंने जो भी कहा आपसे इसका भाव है कि शब्द में अव्यय का भाव आ जाना ही अव्यय कहलाता है। अर्थात जो पूर्व पद आपका अव्यय है उसके आने से जो कि उत्तर पद अव्यय नहीं है, अनव्यय है, तो पूर्व पद के अव्यय होने से अनव्यय पद का भी अव्यय पद बन जाना ही अव्यय भाव समास कहलाता है। यहाँ तक की बात क्लियर है। मैंने आपको कहा कि पूर्व पद के अव्यय हो जाने पर मैंने आपके सामने लिखा उप गंगम, उप गंगा, ये है। उप के आ जाने से गंगा जो कि आपका संज्ञा शब्द है, इसको भी है जो कि उपगंगम बन रहा है, और ये उपगंगम है जो कि आपका अव्यय पद कहलाता है अर्थात अव्यय पद कहलाता है। उप के आ जाने से है जो कि गंगा भी संज्ञा शब्द है, वो आपका अव्यय पद गिना जाता है, तो यही है आपका अव्यय भाव। तो इसमें जो कि पावरफुल है पद है वो आपका उप है, अर्थात उप के आने से है जो कि संज्ञा शब्द भी आपका अव्यय पद कहलाता है, बन जाता है। तो इसमें पहला पद है जो कि आपका प्रधान होता है, अर्थात अव्यय भाव में हमेशा पहला पद प्रधान होता है, इसको आप याद रखिएगा। और ये जो आपके सामने निकल के आया उपगंगम, जो नया पद बना है, सामासिक पद बना है, ये हमेशा आपका अव्यय पद गिना जाता है, और नपुंसकलिंग का एक वचन जो कि हमेशा बोला जाता है। बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ तक की बात क्लियर है? क्लियर है। अव्यय भाव का मतलब क्या है? भाव अर्थात होना और अभाव अर्थात न होना। तो अव्यय का अर्थात अव्यय का भाव होना ही अव्यय विभाव समास कहलाता है। माफ़ कीजिएगा, जो उपगंगम है यथाशक्ति है, गंगा में भी है जो कि उप के लगने से आपका अव्यय भाव आ जाता है, अव्यय का भाव आ जाता है, उसे ही आप अव्यय भाव समास कहते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है माइंड में? एक बार हम कल और पढ़ेंगे इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में। इसमें मैं सिर्फ आपके सामने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ कि हमें पढ़ना क्या है समास में। चलते हैं आगे। संधि में विच्छेद का और समास में है जो कि विग्रह का बहुत ही महत्व होता है। एक बार और सुनिएगा, संधि में विच्छेद का और समास में विग्रह का बहुत ही महत्वपूर्ण जो कि विशेष महत्व होता है। अब विच्छेद क्या होता है? जैसे मैं अपने नाम ही लूँ, मेरा नाम है उमेश, तो इसका हम जब विच्छेद करेंगे, छेद का मतलब क्या होता है? छेद का मतलब है तोड़ना, विखंडन करना। तो जब उमेश को हम तोड़ेंगे तो उमाधन ईशः उमेशः, ये हो गया आपका विखंडन। और मैं आपके सामने लिखूँ दशानन, तो दश हैं आनन जिसके, या दस हैं मुख जिसके, वो है दशानन, तो ये होता है आपका विग्रह अर्थात बिखेर देना। दशानन को आपने बिखेर दिया। दश आननानि यस्य सह दशाननः, तो ये उसका विग्रह हो गया। और संधि में है जो कि विच्छेद का महत्व है, अर्थात दो वर्णों को तोड़ना, एक वर्ण को तोड़ के दो वर्ण करना, और इसमें है जो कि पदों का बिखेरना आपका विग्रह कहलाता है। अब विग्रह के लिए भी कहा गया है कि वृत्त्यर्थावबोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात वृत्ति का अर्थ बताने वाला ही वाक्य विग्रह कहलाता है। वृत्ति है
जिसे कि हम समास कहते हैं। पेंसिल, हाँ जी। वृत्त्यर्था व बोधकम वाक्यम विग्रह। अर्थात वृत्ति, जिसको कि हम समास कहते हैं, समास का अर्थ बताने वाला ही है जो कि वाक्य का विग्रह कहलाता है। वृत्त्यर्था व बोधकम वाक्यम विग्रह, अर्थात वृत्ति का या समास का अर्थ बताने वाला ही वाक्य विग्रह कहलाता है। विग्रह है जो कि दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? पहला होता है आपका लौकिक, अलौकिकश्च, अर्थात लौकिक और अलौकिक, ये दो प्रकार के हैं जो कि विग्रह होते हैं। लौकिक कौन सा होता है और अलौकिक कौन सा होता है, इसका हम अभी समझ लेते हैं। इसको मैंने आपके सामने लिखा, राज्ञः पुरुषः, और यहाँ पे लिखा मैंने राजन, नस और पुरुष और सु। ये मैंने आपके सामने एक एग्जाम्पल है जो कि लिख दिया है। लौकिक विग्रह होता है कि हम समाज को बताएं, लोक को बताएं कि इसका अर्थ क्या निकलता है। राज्ञः पुरुष है, राजा का पुरुष, तो ये तो हो गया आपका लौकिक विग्रह जो कि समाज को बताने के लिए हम यूज़ में लेते हैं। और अलौकिक विग्रह है कि ये जो लौकिक विग्रह हुआ है इसमें है जो कि विभक्ति हम बताते हैं कि ये कौन सी विभक्ति का है। ये हो गया आपका राजन नस, अर्थात राजन में षष्ठी और पुरुष में आपका प्रथमा। तो ये अलौकिक है जो कि इतना यूज़ नहीं होता है। आपको याद रखना है कि विग्रह दो प्रकार के हैं, लौकिक है, अलौकिक है। आपको अधिकतर क्या एग्जाम्स में है जो कि आपको लौकिक विग्रह ही है जो कि याद रखना होता है। आप याद रखिएगा, लौकिक और अलौकिक दो विग्रह होते हैं। अब बात करते हैं इनके आगे समास के भेद के बारे में। समास कितने प्रकार का होता है या समास के कितने भेद हैं? समासः पंचधा। समास कितने प्रकार के? समासः पंचधा, अर्थात समास 5 प्रकार के हैं जो कि होते हैं। अब ये कौन कौन से होते हैं और क्या है इनके बारे में आगे की बात हम कल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी है जो कि अपने साथियों को इस चैनल से जोड़िएगा। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा साथियों। आपके लिए है जो कि मेहनत करनी पड़ती है हमें, इतनी मेहनत से है जो कि हम आपके लिए अच्छा सा कंटेंट लेके आते हैं, अच्छा वीडियो बनाते हैं और फिर है जो कि आपके सामने इसे प्रस्तुत करते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।